हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य का प्रसार, राजनीतिक विस्तार कहाँ तक हुआ था, किन लोगों का मेन इसमें योगदान। तो इसमें बेसिकली हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के टाइम की बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि जस्टिन मानता है कि भारत ने पराधीनता के जुए को अपने कंधे से उतार फेंका और उनके द्वारा नियुक्त शासन की हत्या कर दी। और इस स्वतंत्रता का संस्थापक किसने किया था? सेंड्रोकोटस ने किया था, जिसको सेंड्रोकोटस किसको माना है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब, तो उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब और सिंध को ही विदेशी दासता से मुक्त कराया। यहाँ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा करता है और उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप भी कहता है। आगे है, चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना का संगठित किया। अब ये विशाल सेना में कौन कौन से सम्मिलित थे? तो चोर थे, मलेच्छ थे, चोरगण थे, आटविक थे, शास्त्रोपजीवी थे और श्रेणी थे। तो ये सारे के सारे चंद्रगुप्त की सेना के रूप में सम्मिलित थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इन वर्गों से सैनिक लिए गए थे। इसलिए फिर आगे चल के ये जो सेना होती है उग्र होती है, इसलिए इसको डाकुओं की सेना भी आगे बोला गया है। वो भी किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा। आगे देखते हैं। 324 ईसा पूर्व में लगभग यूनानी क्षत्रप जो है फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। जस्टिन का मानना है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना की सहायता से जम्बू द्वीप को रौंद डाला था। तो जम्बू द्वीप जो है उस समय, जम्बू द्वीप, उसको भी जीत लिया था चंद्रगुप्त ने। आगे है, जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बहुत ही उग्र रूप धारण करते हैं लड़ाई के समय, इसलिए उनको डाकुओं का गिरोह कहता है। इनका अब यहाँ पर डाकुओं का गिरोह बोला है, तो इसका तात्पर्य यह है कि पंजाब के अराजक गणतंत्र से है। मतलब यहाँ पर एक जो है अराजक गणतंत्र था और वहीं से इन्होंने सेना भी ली थी। तो यहाँ पर पंजाब के अराजक गणतंत्र से है। इस क्षेत्र के लोग जो है बड़ी संख्या में चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती हुए थे। कहाँ से? पंजाब के अराजक गणतंत्र से बहुत मात्रा में सेना में भर्ती हुए थे। इसलिए जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कह दिया है। अराजक गणतंत्रों को भारतीय ग्रंथों में अराष्ट्रक कहा है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक मिलीजुली सेना तैयार की थी। आगे है, मुद्रा राक्षस। नाटक के अनुसार इस सेना में शक हो गए, यवन हो गए, किरात हो गए, कंबोज, पारसिक तथा बहलिक आदि जातियां सम्मिलित थी। तो मुद्रा राक्षस इसमें जातियां बताती हैं कि कौन कौन सी जाति इसमें सम्मिलित थी। आगे है, 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक जो है यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ था। तो पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक जो है यूडेमस था, जिन्होंने 317 में भारत छोड़ने के लिए वो बाध्य हो गया था। आगे है, मुद्रा राक्षस तथा परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त को परवर्तक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता मिली थी। नवीन शोधों से परवर्तक की पहचान किससे होती है? पोरस से की गई है। तो पोरस ने इसकी सहायता की थी, मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन ऐसा मानते हैं। आगे है, इस क्षेत्र के विजयोपरांत चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंदों को पाटलिपुत्र से उखाड़ फेंका। तो हमने एक बहुत सी कहानी पहले सुनी हुई है कि जो है चंद्रगुप्त पहले नंदों पर सीधा आक्रमण कर देता है और वो हार जाता है। फिर कोई कहता है कि आपको क्या है, पहले अलग क्षेत्र जीतना चाहिए और फिर थोड़ा थोड़ा क्षेत्र जो है जीतना चाहिए और फिर बाद में नंदों पर हमें आक्रमण करना चाहिए। तो फिर वो क्या है, पहले फिर आसपास के क्षेत्रों को जीतता है और फिर क्या है, दोबारा से क्या है, नंदों को पाटलिपुत्र में से हटा देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है। खैर वो तो एक कहानी थी।
और बहुत सी एक और कहानी मिलती है कि एक बार जब हार जाता है तो वो जाता है, रास्ते में एक खीर खिलाती है एक माँ अपने बच्चे को, तो साइड से निकाल वो एकदम से बीच से निकाल के खाने लग जाता है तो जल जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि चंद्रगुप्त की तरह तुम भी क्या है गलती कर रहे हो, तुमको क्या है साइड से निकाल के खाना चाहिए, तभी तुम इस पूरी खीर को खा पाओगे। तो वो एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं कि किस प्रकार से उसने आसपास के क्षेत्र को जीता, पंजाब का क्षेत्र जीता और फिर जम्बू द्वीप को विजित करता है और फिर क्या है नंदों को पाटलिपुत्र से उखाड़ फेंकता है। इस युद्ध की सूचना जो है मलिंद पन्नों से मिलती है। किससे मिलती है? मिलिंद पन्नों से मिलती है। इस ग्रंथ में नंद शासक से एक मंत्री जो है भद्रसाल का वर्णन मिलता है। तो नंदों का एक मंत्री था भद्रसाल, जो संभवतः नंदों का सेनापति था। तो मिलिंद पन्नों से ही पता चलता है कि नंदों का एक मंत्री था, सेनापति था भद्रसाल। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस एंटियोकस का पुत्र था। सेल्यूकस एंटियोकस का पुत्र था, तो सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य का मालिक था। वह सिकंदर के समान ही विजय की आकांक्षा लिए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त विजित हो जाते हैं। और एपियानस नामक इतिहासकार के अनुसार सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य एक संधि हो जाती है। दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और सेल्यूकस पराजित होता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियन का क्षेत्र दिया और इसके अलावा हेरियन के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हेरात आ गया, आरकोसिया हो गया, कांधार हो गया, काबुल हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो लास्ट में इस वाले क्षेत्र को देखते हैं। जब हम देखेंगे अशोक के समय कितना बड़ा साम्राज्य हो जाता है उनके द्वारा विजित क्षेत्र, तो ये हो गया एरियन होगा, आरकोसिया हो गया यानी कांधार, पेमी सदई काबुल हो गया, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान हो गया। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी दिए थे गिफ्ट में। आगे है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस ने मेगस्थनीस को मौर्य दरबार में नियुक्त करके इस मंत्री को सेल्यूकस ने ही मेगस्थनीस को मौर्य दरबार में नियुक्त किया और मैत्री को और अधिक मजबूत करता है। और इससे पहले देखें तो मेगस्थनीस कहाँ का? ये कंधार का, आरकोसिया कंधार के छत्रप सिविरटियस के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। इसके अलावा एरियन के अनुसार मेगस्थनीस कुछ समय तक पोरस के राज्य में ही रहा। तो एरियन कहता है कि मेगस्थनीस कुछ समय तक जो है पोरस के राज्य में भी रहा था। और इसके अलावा वो कहाँ पर था? मौर्य दरबार में आने से पहले आरकोसिया यानी गंधार में था। तमिल कथानकों के अनुसार मौर्यों के दक्षिण विजय का भी उल्लेख है। तो तमिल ग्रंथ हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की थी और माना जाता है कि स्थानीय जातियां जैसे कोशर और वातगर कहा गया, इन्होंने ही मौर्यों की सहायता की थी। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय जातियां थी जो कोशर और वातगर थी और दक्षिण विजय जब की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता इन स्थानीय जातियों ने की थी। V.A. स्मिथ मानते हैं कि बिंदुसार ने दक्षिण विजय की थी। आगे है लामा तारानाथ भी कहता है कि 2 समुद्रों के बीच जो भूमि है वो बिंदुसार ने जीती थी। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था और जो कोशर है और वातगर वहाँ की स्थानीय जनजाति हैं उन्होंने उसकी मदद की थी जीतने में। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये तमिल कथाओं के अनुसार है, तमिल ग्रंथों के अनुसार। लेकिन वहीं V.A. स्मिथ और लामा तारानाथ कहते हैं कि ये जो दक्षिण का क्षेत्र था वो बिंदुसार के समय जीता गया था। आगे है किंतु जो स्वीकृत मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण तक विस्तार किया और दक्षिण में मौर्य आक्रमण का उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है।
आगे है 3 स्थान पर एहनानूर तथा एक स्थान पर पुरुनारूह का उल्लेख मिलता है। किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक कहा गया है कि मौर्य का राजा का दमन करने के लिए मौर्य ने अपने रथों, घोड़ों तथा हाथियों की सेना द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। मामुलनार नामक संगम कवि ने नंद राजाओं की संचित कोश की चर्चा की है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने ही दक्षिण भारत की विजय की थी, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है, तमिल साहित्य में भी मिलता है। आगे है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत जीता था, क्योंकि वहां उसने पुष्यगुप्त नामक गवर्नर को नियुक्त किया था और इन्होंने ही पुष्यगुप्त ने ही जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे है माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध में अपने 12 वर्ष के अकाल या दुर्भिक्ष पड़ने पर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन संत भद्रबाहु के श्रवणबेलगोला में तपस्या करने चले गए। इस संबंध में सबसे पुराना शिलालेख जो है 600 ईस्वी का है, जिसमें भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनि का जिक्र है। इसके अतिरिक्त जो है बृहद कथा कोश जो है भद्रबाहु चरित तथा मुनि वंशाभ्युदय नामक ग्रंथ में भी इस विषय की सूचना मिलती है कि वो अपने जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो वो क्या दक्षिण में चले गए थे, किसके साथ? भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला। तो यहाँ पर वही सूचनाएं बताई गई हैं, किस किस में बताई गई हैं, बस यहाँ ये बात यहाँ पर दी गई है। और बृहद कथा कोश की हरिशेष के अनुसार जैन मुनि बनने पर चंद्रगुप्त का नाम क्या हो गया था? विशाखाचार्य हो गया था। तो विशाखाचार्य कभी एग्जाम में नाम पूछा जाए तो किसका होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का होगा। मान्यता है कि 299 ईसा पूर्व के आसपास उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 299 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। आगे हम बात करेंगे मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त के उत्तर पश्चिम भारत विजय के दौरान 5 राज्यों संघ ने इसका विरोध किया था। अब ये 5 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यूजीसी नेट जो है इसी तरह के क्वेश्चन जो है बनाता है, कूट में देता है और उसको मिलान करने के लिए या फिर ऑप्शन बहुत सारे चुनने के लिए देता है। तो यहाँ पर कुटिल का कौन सा राजा था? चित्रवर्मा था। मलय का सिंहनाद, कुलिटिका चित्रवर्मा, कश्मीर का पुष्कराज और सैंधवराज का सिंधुशेन, और 5वां है जो पारसिकों का मेघाख्य। तो ये 5 के 5 ऐसे थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम पर जब उन्होंने विजय की तो इन 5 संघों ने क्या किया था? विरोध किया था। अब हम बात करेंगे बिंदुसार। तो एक समझा हमें यहाँ पर समझ में आया एक तरह से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, चाहे वो पश्चिम का भाग हो और चाहे वो दक्षिण का भाग हो, बहुत सारा जो है जीत रखा था और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे बिंदुसार की। बिंदुसार का जो समय पीरियड है 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक इनका समय रहता है। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकोटस यानी अमित्रघात कहता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ ने सिंहसेन कहते हैं तथा उसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा बताया है। किस में बताया है? जैन ग्रंथों के अनुसार सिंहसेन बताया है नाम और उनकी माता का नाम दुर्धरा बताया है। तिब्बती लामा तारानाथ तथा जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन तथा आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार चाणक्य जो है बिंदुसार का ही मंत्री था और तथा उसे सुबंधु नामक व्यक्ति को सचिव बनाया था। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी था मंत्री और बिंदुसार का भी मंत्री था।
और उसने सुबंधु नामक व्यक्ति को सचिव बनाया रखा था। आगे है, दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार ने अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक को माना है। दिव्यदान कहता है कि बिंदुसार ने अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक को बनाया था। दिव्यदान कहता है कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका नाम खलटक था। तो खलटक जो है प्रधान होता है किसके, मंत्री परिषद का। आगे है, दिव्यदान की कथा के अनुसार आजीवक सन्यासी बिंदुसार की सभा को सुशोभित करते हैं। इसी ग्रंथ के अनुसार आजीवक आचार्य पिंगल वत्स ने राजा के घनिष्ठ संबंध थे और यही पिंगल वंश कहते हैं कि सभी राजकुमारों की परीक्षा करते हैं और फिर क्या है बताते हैं कि बिंदुसार के बाद जो है अशोक ही क्या बनेगा, सम्राट बनेगा। आगे है, थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। थेरवाद कहते हैं कि जो बिंदुसार था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यदान के अनुसार तक्षशिला में हुए विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को नियुक्त किया गया। दूसरे विद्रोह को शांत करने के लिए सुसीम को भेजा गया। तो सबसे पहले किसको भेजा गया था, तक्षशिला अशोक को भेजा गया था। जब दूसरी बार विद्रोह हुआ तो सुसीम को भेजा था। उस समय अशोक कहाँ था, तो उज्जैनी में था और जब वो दबा नहीं पाया तो फिर क्या है, उज्जैन से अशोक को भेजा जाता है। आगे है, बिंदुसार के समय ही भारत के पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने मेगास्थनीज के स्थान पर डायमेकस, तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, बिंदुसार के समय कौन आता है, तो डायमेकस आते हैं बिंदुसार के दरबार में। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अनुसार मिस्र के राजा हैं टैलेमी द्वितीय, इन्होंने डायोनीसियस नामक जो है राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दो यहाँ पर राजदूत हैं, एक तो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस और दूसरा मिस्र के राजा टालमी द्वितीय का राजदूत डायनोसियस। आगे है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से तीन वस्तुएं मांगी थी। पहली है शराब, अंजीर और दार्शनिक। दो चीजें तो वो मान गए और तीसरी कहते हैं कि ये हम क्या कोई निर्यात की चीज नहीं है दार्शनिक जो हम आपको दे दें। तो सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर को भेज दी परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर देते हैं तथा यहाँ तक कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, वो दार्शनिक निर्यात के लिए नहीं है, ऐसी खबर पहुंचाई जाती है। आगे है, तारानाथ के अनुसार खस्या तथा नेपाल के लोगों ने बिंदुसार के समय क्या किया था, विद्रोह किया था। अशोक ने इन प्रांतों को जीत लिया था। तो ऐसा लगता है इतना पढ़ने के बाद कि बिंदुसार का जो समय है वो विद्रोह ज़्यादा उस समय हुए हैं और सारा दबाने का काम जो है वो अशोक ने किया है। आगे है, तो ये था कुछ बिंदुसार के समय में बहुत सारी अराजकता फैली हुई थी, विद्रोह हो रहे थे और जिसको दबाने के लिए वो अपने जो योग्य पुत्र थे, चाहे वो सुसीम हो चाहे अशोक हो, उनको भेजा जा रहा था। आगे है, अशोक के बारे में देखते हैं अब। 269 और 232 ईसा पूर्व इनका समय रहता है। 269 से लेके 232 ईसा पूर्व तक इनका समय रहता है। दिव्यदान कहता है कि बिंदुसार के मरते समय अपने पुत्र सुसीम को ही राजा बनाया था, किंतु राधागुप्त इसका जो मंत्री होता है वो यहाँ पर क्या है, बहुत होशियारी से अशोक को शासक बनवा देता है। और उस समय और राजा बनने से पहले कहाँ था अशोक, तो उज्जैनी का शासक था। सिंगली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना था, जबकि तारानाथ 6 भाइयों की हत्या का जिक्र करता है। तो सिंगली अनुश्रुति कहती है दीपवंश महावंश 99 और वहीं जो है तारानाथ कहते हैं कि सिर्फ 6 भाइयों की हत्या की थी। आगे है, बौद्ध ग्रंथों में अशोक के भाइयों के रूप में तिस्य और सुसीम, बिगता शोक तथा महेंद्र का जिक्र है।
तो बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि इसके भाई कौन कौन से, तिष्य था, सुसीम था, विगता अशोक था और महेंद्र था। इसी प्रकार अशोक की पत्नी के नाम भी आते हैं, जिसमें महादेवी हो गई, कौरवाकी हो गई, कौरवाकी का प्रयाग में एक शिलालेख मिला है, असंगी असंघिमित्रा हो गई, पद्मावती हो गई और तिष्यरक्षिता। तिष्यरक्षिता ने ही शायद बहुत उसके अशोक के बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा वो चिढ़ती थी और फिर एक बोधि वृक्ष भी उन्होंने कटवाया था। आगे है तो ये बुद्ध तिष्यरक्षिता थी। और देखते हैं पुत्री में संघमित्रा के अलावा चारुमती का नाम मिलता है। तो इनकी जो पुत्री है संघमित्रा और इसके अलावा चारुमती का नाम भी मिलता है। तो यही कुछ उसके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड चीज़ें थी। आगे है दिव्यदान में अशोक की माता का नाम सुभदांगिनी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। दक्षिण परंपरा में उसे धर्मा कहा गया है। आगे है अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाव प्रिय और देवाना प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। और ये कुछ कहानियाँ ये भी बताती हैं कि जो अशोक था वो देखने में बहुत सुंदर नहीं था और सभी लोग उससे बहुत घृणा करते थे। तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं, बहुत इसके जो बताई गई हैं, और इसलिए वो अपने आप को क्या है, देवताओं का प्रिय कहता है। कुछ इसी तरह से हैं, कहानियाँ हैं। आगे है मास्की गुर्जरा नेतूर तथा उदयगोलम नामक अभिलेखों में अशोक को व्यक्तिगत नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन से अभिलेख हैं जो अशोक को व्यक्तिगत नाम से पुकारता है। तो हमारा मास्की हो गया, मास्की गुर्जरा नेतूर और उदय गोलम, ये व्यक्तिगत नाम से पुकारते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने सिंहासन रोहण के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। तो कलिंग युद्ध करते हैं अपने 8वें वर्ष, सिंहासन के 8वें वर्ष के पश्चात। राजतरंगिणी में अशोक को मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट माना है। हेंग सांग के अनुसार अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि जो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भब्रू अभिलेख में अशोक स्वयं को मगधा धीराज कहते हैं। तो भब्रू अभिलेख एक ऐसा है जिसमें अपने आप को मगध धीराज अपने आप को कहता है तथा बुद्ध तथा संघ तथा धर्म में श्रद्धा व्यक्त करता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने नेपाल की यात्रा की थी तथा वहाँ जो है ललित पाटन नगर भी बसाया था। एक तो श्रीनगर बसाया था और दूसरा है ललित पाटन, कहाँ पर, नेपाल में। आगे है अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कुछ पड़ोसी राज्य जो हैं, देश हैं, उनकी चर्चा की है, जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के राजा टालमी द्वितीय, मकदूनिया के राजा एंटिगोनस गोनाटस, सीरिन के राजा शासक है मंगस और एपीरास के राजा है अलेक्जेंडर। तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित पड़ोसी राज्यों की चर्चा मिलती है, जिसमें चोल हो गए, पांडे हो गए, केरल पुत्र हो गए, सत्य पुत्र हो गए। तो ये इसके भाग्य में नहीं था, मतलब इसके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। ये सारे के सारे जो है बाहर वाले जो है पड़ोसी, उसकी चर्चा करता है, जैसे चोल हो गए, पांडे हो गए, केरल पुत्र हो गए और सत्य पुत्र। आगे है उत्तर पश्चिमी पड़ोसियों में कंबोज तथा यवनों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी भारत एवं दक्कन में पिटनिकों, आंध्रों, पुलिंदो आदि का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में विजित राज्यों को विजित क्षेत्र कहा गया है। शासकीय राज्य क्षेत्र को राजाभिषेक कहा गया है तथा सीमांत राज्य को प्रत्यंत कहा गया है। आगे है अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया और वहां पत्थर की एक दीवार भी बनवाता है और एक घोड़े की मूर्ति एवं स्तंभ की भी स्थापना करवाता है। तो पूछ सकता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद वो कहाँ जाता है, तो लुम्बिनी जाता है और वहाँ पर एक पत्थर में दीवार बनवाता है और घोड़े की मूर्ति एवं स्तंभ भी स्थापना करवाता है। अब देखते हैं अशोक के बाद कौन कौन से शासक हुए। तो पुराणों के अनुसार अशोक के पश्चात जो है
कुणाण जो बंधु पालित, दशोन दशरथ, संप्रति शालीशंकु और बृहदत्त। अब दिव्यदान क्या कहता है? दिव्यदान के अनुसार कुणाल, संपदी, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन और पुष्यमित्र, यह सब मिलते हैं। तारानाथ केवल 3 की बात करता है, कुणाल, विगत शोक और वीरसेन। कल्लड़ की राज सारंगी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जालौक था, जो शैव मतलम्बी था। आगे है अंतिम पुरातात्विक साक्ष्यों में जो सबसे अधिक हमें चर्चा मिलती है वो है दशरथ की मिलती है। जिसने गया जिले में नागार्जुन पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए गुफा दान में दी थी। उसने भी अशोक की तरह देवनाव प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। तो कभी एग्जाम में पूछता है कि देवनाव प्रिय किन किन शासकों ने धारण किया था? तो एक तो दशरथ हो गया, एक दूसरा हो गया अशोक, पहला हो गया अशोक और दूसरा हो गए दशरथ। तो ये थे कुछ उनका साम्राज्य विस्तार और यहाँ पर जो है कुछ उनके व्यक्तिगत जानकारी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।